आवाज़ का भी अच्छा होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना एक्सप्रेशन का अच्छा होना ज़रूरी है। कुछ लोग नेचुरली अच्छा बोलते हैं, उनको खुद नहीं पता होता। वही कहते हैं ना, अच्छा एक्टर अच्छी शक्ल से नहीं होता, उसकी एक्टिंग कमाल होनी बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही है। तो ये बहुत मुश्किल काम है कि किसी और की बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए उसको सिंक करना। तो बज़ाहिर सबको ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी इजी जॉब, बट इट्स मोर डिफ़िकल्ट दैन एक्टिंग। हर कैरेक्टर एक अपने साथ एक नया चैलेंज लेकर आता है, और एक अच्छा वॉइस एक्टर वही है जो अडेप्ट कर सके, जो चेंज कर सके। 6 महीने पैशन चलता है किसी भी जॉब के अंदर, उसके बाद सैलरी देखता है बंदा या फिर ये रेवेन्यूज ROI देखता है। 2-3 साल पहले तक हम्म, ट्रांसलेटर्स ने बहुत पैसे कमाए हैं। जितने हमने नहीं कमाए होंगे उतने ट्रांसलेटर्स ने कमाए। मज़े की बात यह है कि जिन जिन इदारों में मैंने काम किया था वो आज मेरे क्लाइंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सफ़ीना यासीन। आज मौजूद हूं आपके साथ बही यूनिवर्सिटी के स्पेशल एपिसोड इंडस्ट्री इनसाइट्स के साथ। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो AB स्टूडियो के फाउंडर हैं, और ना सिर्फ AB स्टूडियो के फाउंडर हैं बल्कि 17 ईयर्स की इनकी कंप्लीट जर्नी है, जहां ये एक प्रोफेशनल से एंटरप्रेन्योर किस तरह बने, हम इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताइएगा कि आपका जो 17 साल का एक्सपीरियंस है, आपकी जो 17 साल की जर्नी है, इसे आप 17 सेकंड के अंदर कैसे समराइज़ करेंगे ताकि हम अपने ऑडियंस को बता सकें कि हमारे साथ आज कौन मौजूद है? 17 साल की जर्नी 17 सेकंड में इस तरह से मैं बयान कर सकता हूँ कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी जियो से, और फिर मैं एक्सप्रेस चला गया था, फिर मैं उर्दू वन पे आ गया था। तो एक्सप्रेस और उर्दू वन में मैंने ऑडियो डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था जाके, और उसके बाद जो है मैंने अपना अपना स्टूडियो इस्टेब्लिश कर लिया था 2017 में। सो 10 साल मैंने जॉब की है, और 7-8 साल से मैं अपना स्टूडियो चला रहा हूँ। और अच्छी और मज़े की बात यह है कि जिन जिन इदारों में मैंने काम किया था वो आज मेरे क्लाइंट्स हैं। सो दिस इज़ माई जर्नी। तो हमारे इसका मतलब ये हुआ, हमारे सामने एक प्रोफेशनल नहीं, एक एंटरप्रेन्योर भी मौजूद है जो कि सारी एक जर्नी से प्रॉपर गुजर कर आया है। ना सिर्फ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ है इनके पास, बल्कि एक बिज़नेस स्टार्ट करने का एक्सपीरियंस भी है। बिल्कुल ऐसे ही। वॉइस ओवर आर्टिस्ट एक टर्म यूज़ की जाती है। जहाँ आर्ट की बात आती है वहाँ कमर्शलाइजेशन ऑफ आर्ट की बात आती है। बिल्कुल। तो इस कमर्शलाइजेशन ऑफ आर्ट के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज हमारी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि टाइम के साथ जिन्होंने अडेप्ट किया है, कुछ बिल्कुल शिफ्ट हो गई हैं। तो इस ट्रांजिशंस को आप ओवर द ईयर कैसे देखते हैं? जहाँ रेडियो की ऑडियंस हमारी डिमिनिश हो रही है, वहाँ हमें वॉइस ओवर आर्टिस्ट जनरेट करवाने हैं, जो कि हमारे पास आपकी जो स्टूडियोज़ हैं वहाँ पर भी एज अ ट्रेनर्स आते होंगे, और स्टूडेंट्स आते होंगे, प्रोफेशनल्स आते होंगे। तो व्हाट आर द करंट चैलेंजेस दैट दे आर फेसिंग, जिसको आप समझते हैं कि एड्रेस करने की ज़रूरत है? देखिए, एक सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है ना इस काम में, और क्योंकि जो ऑडियो इंडस्ट्री है, या आप कह लें जिसको मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं कहता, मैं वॉइस एक्टर्स कहता हूँ। वेरी नाइस। ठीक है, क्योंकि वॉइस ओवर इज़ समथिंग एल्स, और डबिंग आर्टिस्ट और वॉइस एक्टर इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। ठीक है, वॉइस ओवर्स में आ जाएगा, आपके कमर्शियल्स आ जाएंगे, ऑडियो बुक्स आ जाएंगी, डॉक्यूमेंट्रीज आ जाएंगी। मगर अगर आप कैरेक्टर एक्टिंग की बात करेंगे तो उसमें आपकी जो डबिंग एक्टर्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, आपके जेस्चर्स हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है कि किसी और की बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए उसको सिंक करना। तो बज़ाहिर सबको ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी इजी जॉब, बट इट्स मोर डिफ़िकल्ट दैन एक्टिंग। Because there are minimum senses you are actually हाँ, influencing on. बिकॉज योर बॉडी इज़ नॉट सपोर्टिंग यू। Yes. क्योंकि मेरा अटायर, मैंने क्या पहना हुआ है, क्या है, मेरी आवाज़ ही सब कुछ है। मेरी ऑडियंस मुझे मेरी आवाज़ से रिकग्नाइज़ कर रही है। सो ये है। और जो करंटली, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके साथ हमने इंडस्ट्री जब शुरू में काम करते थे, सारे टीवी एक्टर्स होते थे, कोई वॉइस ओवर एक्टर या हम नए लोगों के साथ नहीं काम करते थे। बट द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी, लोग नहीं थे इंडस्ट्री में, तो डेवलप करने पड़े। सो अगर आप कहें तो हम तो पेड ट्रेनिंग दे रहे थे लोगों को, और इतने सालों से पेड ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ सिलेक्शन होती है कि आवाज़ का भी अच्छा होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना एक्सप्रेशन का अच्छा होना ज़रूरी है। कुछ लोग नेचुरली अच्छा बोलते हैं, उनको खुद नहीं पता होता। दूसरी क्या होती है चीज़ कि अगर मेरे पास एक कैरेक्टर है जो बिल्कुल आपसे
रिजेंबल करता है, किसी से भी रिजेंबल करता है, तो मैंने उसी पे कास्ट कर लिया. इट डजेंट मीन कि वो एक अच्छा वॉइस ओवर एक्टर है, क्योंकि वो नेचुरली ऐसा बोलता है तो वो उस पर वो सेम बॉडी पे आ गया है तो उसको लगेगा. क्योंकि हर कैरेक्टर एक अपने साथ एक नया चैलेंज लेकर आता है, और एक अच्छा वॉइस एक्टर वही है जो अडेप्ट कर सके, जो चेंज कर सके, ये सिलसिला. ठीक है, ये तो हमने प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ के हवाले से डिस्कस कर लिया कि प्री रेक्विजिट्स क्या हैं, एक्सप्रेशंस की ज़रूरत ज़्यादा होती है, और आवाज़ इतनी वो नहीं, वही कहते हैं ना, अच्छा एक्टर अच्छी शक्ल से नहीं होता, उसकी एक्टिंग कमाल होनी चाहिए. तो वही आपकी वाली बात, इससे ज़रा कनेक्ट करती हूँ. तो इस वक्त जब जब आपको एक बच्चा मिलता है, या एक जो जैसे कि आपने कहा कि हम तो ट्रेन करने वालों में से थे, तो फिर वहाँ क्योंकि ऑब्वियसली जब आप अडेप्ट कर रहे हैं तो मोस्टली टर्किश ड्रामाज हो गए या डिफरेंट ड्रामा इंडस्ट्री में उर्दू अडेप्टेशंस के ऊपर जाते हैं. तो इस सारी तनाजुर के अंदर व्हाट आर द थिंग्स दैट वी एज एजुकेशनिस्ट शुड इनकॉर्पोरेट, क्योंकि हमारा करिकुलम तो सारा अंग्रेज़ी में है, हम किस तरह से इनको ट्रेन करें, क्योंकि वी आर कोलैबोरेटिंग ऑन दिस पॉइंट टू अंडरस्टैंड द गैप्स एंड टू फिल दैट गैप. तो हम में इस चीज़ की क्या ज़रूरत है, और आपकी क्या इंडस्ट्री के ये गैप्स हैं जो हमें अपनी ट्रेनिंग्स में इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो भी आप चीज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप वॉइस ओवर एक्टर बनना चाहते हैं, जब तक आप ऑन माइक नहीं बोलेंगे, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप अपने आप को सुनते हैं तो आपको पता लगता है आपके अंदर कितने फ्लॉज हैं, आपके अंदर क्या टेक्निकल चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. तो वो एक्टिंग स्किल्स जो होती हैं वो होना ज़रूरी हैं एक अच्छे वॉइस एक्टर में, क्योंकि आप अगर कह रहे हैं कि कुछ मीठा हो जाए तो वो मीठा साउंड करना भी चाहिए. ओके, ठीक है. तो और अब जो है ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप देखें तो OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हैं और ऑलरेडी हो चुके हैं. अब आप कोई भी शो देखेंगे वो आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में मिलेगा. तो एज अ ट्रेनर मैं यही कहूँगा कि आप बता सकते हैं, बट ये थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल का इसमें चीज़ें हैं इन्वॉल्व, क्योंकि ये एक पूरी प्रोडक्शन है. जब हम जिस तरह ड्रामा हम शूट पे जाते हैं, इसी तरह जब हम डबिंग प्रोजेक्ट कोई भी करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें उन्हीं सारे मराहिल से गुजरना पड़ता है. तो हम अगर आप अपने यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो बच्चों को बताना चाहते हैं तो वो एक पूरा प्रोसेस है कि फ्रॉम ट्रांसलेशन टू सिंक स्क्रिप्ट टू सिंकिंग, देयर आर लॉट ऑफ steps. We can introduce it as a separate course as definitely, well. Definitely. And we have, thanks to Bahia University Media Studies Department, जहाँ हमारे पास, जैसे आप ये फैसिलिटी देख रहे हैं, एक रिकॉर्डिंग फैसिलिटी मौजूद है, और इसके अलावा भी एक हमारे पास वेब TV है, जहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स की मद में इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं और फिर जाके इम्प्लीमेंट फील्ड के अंदर हम कोशिश करते हैं कि इस गैप को मिनिमाइज़ कर सकें और स्टूडेंट्स को उस तरह ट्रेन कर सकें. और बाकी आप इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं जो कि उनको ग्रूम करते हैं फर्दर और उनको एम्ब्रेस करते हैं उनके सारे फ्लॉज के साथ और फिर आगे लेके जाते हैं. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री? यानी आज से 10 साल पहले बहुत डिफरेंट था. आज से 10 साल बाद आप अगर कोई नया करियर मेकर इस फील्ड में आता है तो वो क्या एक्सपेक्ट करे, और फाइनेंशियल टर्म्स में, क्योंकि ऑब्वियसली 6 महीने पैशन चलता है किसी भी जॉब के अंदर, उसके बाद सैलरी देखता है बंदा या फिर ये रेवेन्यूज ROI देखता है. तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर व्हाट इज़ द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल गेन्स? देखिए, फ्यूचर पहले तो हम काम के हवाले से बात कर सकते हैं कि इस काम का फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले जो थे बहुत कम प्लेटफॉर्म्स थे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 साल पहले देखूं तो मैं TV होता था, अब TV से एक बार सोशल मीडिया आ गया, अब हर आदमी स्टार है. उसको एक माइक चाहिए, कैमरा चाहिए, उसको उसके अंदर जो भी टैलेंट है उसको किसी का मोहताज नहीं है. वो अपना एक वीडियो बना के, प्लेटफॉर्म इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड. हाँ, अब उसको प्लेटफॉर्म, तो हर आदमी के लिए ये फील्ड ओपन है. अब इट डिपेंड कि आप जो है उसके अपने टैलेंट को किस तरह से शोकेस कर रहे हैं. ठीक है. तो फ्यूचर इज़ देयर. अगर प्रोफेशनली बात करूं, जो काम हम करते हैं, तो OTT प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, YouTube, अब आप कोई भी शो उठा लें दुनिया में, अब आपको मल्टीपल लैंग्वेज में मिलेगा. हमारे पार्टनर्स हैं, हम अपने साथ सिर्फ हम उर्दू ही नहीं करते,
हमारे जो हैं टर्की में पार्टनर्स हैं, हमारे सीरिया में पार्टनर हैं, बांग्लादेश में पार्टनर्स हैं। तो क्योंकि हमारे पास भी ऐसी क्यूरीज आती हैं कि हमें मल्टीपल लैंग्वेजेस में एक ही प्रोजेक्ट है उसे करके देना है। सो अगर हम इस चीज़ को एक स्टैंडर्ड मान लें तो फ्यूचर इज़ देयर। बट अभी जो हम फ्यूचर में जो अब चीज़ हम फेस करेंगे वो एआई की तरफ से थोड़ा सा इसमें चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती हैं। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस देखें, एक अच्छा जो पहले होता है कि अपने आप को प्रूव करें और फिर डिमांड करें। ठीक है। मुझे अगर 17-18 साल हो गए हैं तो अगर मुझे आप एग्ज़ाम्पल बना लें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो एक आप 2 साल में अचीव नहीं कर पाएंगे, उसकी एक जर्नी होगी। ठीक है। सो जर्नी अपनी जो है अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये एक फाइनेंशियली बेनिफिशियल है। ठीक है, यानी कीप योर एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक। हाँ, रियलिस्टिक रखें ताकि आप थोड़ा टाइम तो लगेगा ना वहाँ जाने के लिए। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल सही। अच्छा, एआई किस तरह, ज़ाहिर है हर फील्ड में उसका एक इन्फ्लुएंस है जिसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो आप एक्सपर्ट हैं, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपकी फील्ड के अंदर एआई किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है एंड इन फ्यूचर कर सकता है? देखिए, अब एआई बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, तो अब ट्रांसलेटर्स की एक जॉब होती थी जो मेन जॉब होती थी, और 10 साल पहले या मैं 2-3 साल पहले तक ट्रांसलेटर्स ने बहुत पैसे कमाए। जितने हमने नहीं कमाए होंगे उतने ट्रांसलेटर्स ने कमाए, क्योंकि जिनको लैंग्वेजेस आती थी, टर्किश आती थी, बंगाली आती है, फ़ारसी आती है। मैं पिछले 10-15 साल से टैग वर्ल्ड वाइड के साथ एसोसिएटेड हूँ। अच्छा। तो एज अ फ्रीलांसर उनका जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कैंपेन्स वगैरह पाकिस्तान में लॉन्च करने के लिए, तो नाउ दे आर हायरिंग एडिटर्स नॉट द ट्रांसलेटर्स। एग्जैक्टली, तो वो ट्रांसलेटर्स की जॉब जो है एआई ने ख़त्म कर दी। बट अब दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपका कंटेंट एक्वायर कर रही हैं, उर्दू, हिंदी, फ्रेंच, व्हाटएवर। सो वो जो है मशीन लर्निंग, क्योंकि वो आपकी चीज़ें मशीन को सुना के मशीन लर्निंग जो है। बट अभी भी जो चीज़ें हैं एआई की डबिंग जो है अभी, क्योंकि उसमें एक ह्यूमन एलिमेंट मिस है, तो इन फ्यूचर आई कैन सी कि वो ह्यूमन एलिमेंट आ जाएगा। सो दैट्स द ओनली चैलेंज जो हम फ्यूचर में फेस करने वाले हैं। तो वही बात है, मैं हर बार एक चीज़ कहती हूँ कि अब सारी जो वो होगा ना, एज मिलेगा आपको, वो ओरिजिनलिटी पे मिलेगा डेफिनेटली, कि वो किस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं और यूएसपी उसमें से किस तरह आप क्रैक कर सकते हैं, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। वरना वो सब डाल के जो क्वेरी देंगे वो सेम रिजल्ट जो हैं वो आउटपुट में जनरेट होकर आएंगे, तो हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट डिफरेंट फॉर दैट। ओके, वेरी इंसाइटफुल। नाउ anything, any message that you want to give to the future of industry, or the students or the upcoming professionals in the field, आपकी तरफ से उनको क्या मैसेज देना चाहिए? आपके देखिए, सबसे जो मैं स्टूडेंट्स को या अपकमिंग आर्टिस्ट को ये कहूँगा, पेशेंस। ठीक है, पहले, क्योंकि हर चीज़ के आप कहते हैं ना कि जब आप जॉब पे भी जाते हैं तो 3 महीने आपके लिए होते हैं कि आप उसको देखें, सीखें, लर्न करें। तो वो अपने आप को एटलीस्ट 1 साल दें अगर आपने ये फील्ड में परस्यू करना है। तो कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और जो भी चीज़ें जो ड्यूरिंग द सेशंस आपको बताई जा रही हैं उन पे फोकस करें। सही। क्योंकि हम एक चीज़ फेस करते हैं, जैसे कुछ थिएटर एक्टर्स हैं, क्योंकि होता है ना, आप कभी नई जगह पे जाते हैं ना तो आपको थोड़ा अनलर्न करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक अच्छा स्टूडेंट जो है ना वो जल्दी सीख लेता है। जल्दी भूलना भी पड़ता है कभी कभी, जो पिछला सीखा हुआ है, और फिर नया भी सीखना पड़ता है। तो बस अडेप्टेशन, बेसिकली वर्क प्लेस अडेप्टेशन। बस आप जो भी कर रहे हैं ज़रा खुले दिल से करें और खुले दिमाग से करें, तो डेफिनेटली आप इस फील्ड में जो है वो सक्सेस। इसमें ज़रा इम्पेशेंट होने की जब बात आती है, तो एक ये है ना, असल में हम उस जनरेशन के साथ डील कर रहे हैं जो एक चैट जीपीटी पे लिखता है और उसे सारी क्वेरीज के आंसर मिल जाते हैं। यहाँ गूगल पे क्लिक करता है, वहाँ पूरी दुनिया उसके सामने होती है। तो अब उससे सब्र ज़रा कम हो रहा होता है। तो इट्स बिकमिंग पार्ट ऑफ आवर साइकी। वो मार्शन मैक्लूहन कहता है ना, मीडियम इज़ द मैसेज। तो वो हमारी साइकी का पार्ट एक इस तरह से होता जा रहा है कि हम जो है वो अब वेट
रिलेट नहीं करते ज़रा ज़्यादा। बिल्कुल तो ऐसे ही है। लेकिन ज़ाहिर है जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जो कि गुरुज कंसिडर किए जाते हैं, वी हैव टू पहले तो हम पढ़ते थे, आजकल उन्हें सुन लेते हैं। पहले तो ऑटोबायोग्राफीज़ जब आती थी तब पढ़ा जाता था, आज हमारे पास ये सहूलत मैसर है कि हम आपस में बात कर लेते हैं। और ग्लोबल कल्चर का भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि आप टर्किश के लिए जो अडेप्टेशंस करते होंगे आपको उसमें गैप्स इतने नज़र नहीं आते होंगे, बिकॉज़ हमारी एक यूनिवर्सल वो बन चुकी है, फीलिंग्स जो हैं वो यूनिवर्सल हैं। और डिजिटल मीडिया के थ्रू हमारी एक विंडो क्रिएट हो चुकी है जिसपे हम सब सारे मुल्कों से मतलब हाँ, बहुत छोटी हो गई ना दुनिया। दुनिया बहुत अब छोटी आप हो गई है। क्योंकि टर्किश कंटेंट पाकिस्तान में इसलिए भी चल गया क्योंकि मुस्लिम्स थे। से मगर क्योंकि अब कल्चर्स जो है ना वो आप जो मुस्लिम नहीं थे हमने उनको भी अच्छा खासा पहले अडेप्ट किया हुआ अडेप्ट किया था और बस वो अच्छा ही हुआ कि ख़त्म हो गया। बट आई थिंक अब हर आदमी को पूरी सबको समझ है, जो जो सीखना चाहता है इट्स अवेलेबल राइट देयर। आपने जो सीखना है वो सर्च करें एंड कंटेंट इज़ देयर। थैंक यू सो मच ब्रांड कबीर साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने इतना इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन जो है हमारे साथ डिस्कस की, अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी Thank you. एंड थैंक यू।